हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राजेश पठानिया एक बार फिर से आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। पिछली क्लास में मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग करवाया था, लेकिन उसका कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिया क्योंकि +2 के एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो उस वजह से मैं उनके लिए कुछ क्लासेस लेके आया हूँ ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर सकें। देखिए, जो थर्ड बुक है आपकी, जिसमें रेशो वगैरह ये सारे चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप बैलेंस शीट कवर कर लो ना, तो बैलेंस शीट कवर करने से आपके 2-3 चैप्टर बड़े आसानी से कवर होंगे। बैलेंस शीट का जो पैटर्न है ना, वो बनता है वर्टिकल। कंपनी की बैलेंस शीट है। अच्छा, वो पैटर्न कैसे बनेगा? हमें पता है कि लाइबिलिटी और एसेट्स का टोटल क्या होता है? इक्वल। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि जो इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पूरा नाम क्या रखा मैंने? लाइबिलिटी का पूरा नाम मैंने रखा इक्विटी प्लस क्या? लाइबिलिटी। आप कहेंगे सर दो नाम क्यों है इक्विटी प्लस लाइबिलिटी? अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी बिजनेस अगर हम रन करें तो उसके लिए हमें चाहिए फंड, पैसा चाहिए। देखना यार, दो बॉक्स मैंने रखे। मैंने कहा जी देखिए, जो ऑनर है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाया वो लगाया इक्विटी फंड में। इक्विटी फंड मतलब ऑनर्स फंड, कि मेरा पैसा सारा किसमें गया? इक्विटी में। अच्छा, फिर ना कंपनी है, कंपनी पब्लिक के पास भी जाएगी। अब पब्लिक के पास जब गए तो मुझे ये बताइए, जो ऑनर्स होंगे, जो पैसा लगाएंगे, जो पैसा लगा के वो प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब जब पब्लिक के पास गए तो पब्लिक के पास भी दो ऑप्शन थी। हमने कहा जी देखिए, अगर तो आप जो पैसा देने जा रहे हो, अगर तो वो पैसा ये बोल के दे रहे हो कि सर इक्विटी में लगा दीजिए, तो जैसे मैं ऑनर वैसे वो भी ऑनर बन जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या कि कल को जाके जब कंपनी कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा तो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने दिन से शेयर होल्डर वो बनेंगे उतनी परसेंटेज से। क्या हर बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा? क्या उसको पता है कि सर अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर तो ठीक है, अगर लॉस हो गया तो फिर लॉस। तो ये आ गया आपका इक्विटी वाला पोर्शन। अब पब्लिक के पास गए, उन्होंने कहा जी हर एक बंदा तो रिस्क ले नहीं सकता। तो कुछ बंदों ने कहा कि हम कंपनी में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इक्विटी फंड में नहीं करेंगे, हमें प्रॉफिट लॉस ये वाली कंडीशनें नहीं चाहिए, हमें एक फिक्स रिटर्न चाहिए। तो मैंने कहा जी देखो, मैं नाम रख देता हूं उसका क्या? डिबेंचर्स। मैंने कहा जी देखो, जो बंदे अब डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे उनको बदले में क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। अब उनका प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। अब कंपनी प्रॉफिट्स कितने भी ज्यादा कमाए, जो आपके लिए एक फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट हमने रख दिया होगा वही उन बंदों को दिया जाएगा। तो क्या इसके दो नाम नहीं होने चाहिए? देखो, आया तो कंपनी के पास पैसा ही है, वो कंपनी का अपना तो है नहीं, पब्लिक का ही है, ऑनर्स का ही है। तो क्या उन पैसों को दो बॉक्स में रखना चाहिए कि नहीं? तो मैंने इक्विटी वाला जो पैसा था वो रखा है एक अलग बॉक्स में, क्योंकि कंपनी के सर पे एक तरह का बोझ ही है कि पैसा ही आया बाहर से। तो ये वाला बोझ कहलाएगा हमारा इक्विटी वाला, और ये कहलाएगा कौन सा? करंट नॉन करंट लाइबिलिटी वाला। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्यों नाम रखा गया? नाम है इक्विटी एंड क्या? लाइबिलिटीज। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के बारे में, क्योंकि सबसे पहले ऑनर की बात की जाएगी। हमने कहा जी सर इसका मेन हेड क्या? मैंने कहा जी आइए शेयर होल्डर के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर तक क्लास लगाइए, उसके बाद आपको लिखने का तरीका, मतलब कैसे कैसे कौन सी कहां लिखी, बड़ी सारी चीजें हैं, 1 मिनट में पूरी तरह से कवर करूंगा एक छोटे से ट्रिक के साथ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड की, क्योंकि शेयर होल्डर हमारे क्या? ऑनर्स हैं, तो ऑनर्स की बात पहले की जाएगी। देखिए, शेयर होल्डर फंड में आएगा क्या क्या? देखिए, सबसे पहले हमने शेयर इशू किए थे। शेयर्स के थ्रू कंपनी के पास क्या आया? पैसा आया। जिन जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो उन सभी ने क्या? पैसा दिया होगा कंपनी को, तो वो सारे के सारे मेरे क्या बने? शेयर होल्डर्स। तो मैंने सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के नीचे लिखा हमारी क्या? शेयर कैपिटल। दो तरह की कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक, मुझे बताइए रहा, इसके बाद मैंने लिखा रिजर्व एंड सरप्लस। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब मैंने आपसे कहा कि जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे बदले में उनको क्या मिलेगा? बदले में उनको मिलेगा प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट के ऊपर हक किसका? शेयर होल्डर्स वालों का। तो जो भी मैंने रिजर्व्स बना के रखे, कहां से रखे होंगे? प्रॉफिट से। तो जो प्रॉफिट और रिजर्व कुछ भी है वो किसके लिए है? हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसमें मतलब शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर्स की कैपिटल और उनके क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। ये दो चीजें आपको क्लियर होगी। उसके बाद लिखा जी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देखिए, एक स्पेसिफाइड डेट पे, एक स्पेसिफाइड रेट पे कुछ टाइम बाद मैं आपको शेयर्स दूंगा, लेकिन अभी तक आपने पैसे मुझे दे दिए। मैंने कहा जी कुछ टाइम बाद मैं आपको ये शेयर क्या करूंगा? इश्यू करूंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको एक शेयर वारंट दे देता हूं, जिससे पता लगे कि हाँ आपके पास शेयर वारंट है। कल को जब वो रेट आएगा, जब कुछ भी चीज होगी, आप मुझे वो वारंट देके आपके नाम में क्या कर दूंगा? शेयर्स कर दूंगा। तो क्योंकि मैंने इसको अलग लिखा, क्योंकि अभी तक मैं इसको अपनी पेड कैपिटल नहीं मान सकता, तो मैंने क्या लिखा? क्या मनी रिसीव्ड हो चुकी है, लेकिन अगेंस्ट क्या? शेयर वारंट। मैंने अभी तक शेयर इशू किए नहीं है, सिर्फ जस्ट एक क्या दिया है? शेयर वारंट। तो क्योंकि है तो शेयर से रिलेटेड, पैसा तो लिया है, इसलिए शेयर होल्डर फंड के नीचे सिंपल 3 चीजें याद रखिए कि जो कैपिटल मैंने इशू कर रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट्स के ऊपर किसका हक है? वो है हमारे शेयर होल्डर्स का। तो वही मैंने ये लिखा। एक और पैसा आ रखा किसका? शेयर्स का, लेकिन अब शेयर्स दिए नहीं है, जस्ट हमने क्या इशू किया हुआ है? एक शेयर वारंट। तो ये 3 चीजें आ गई किसके नीचे? शेयर होल्डर फंड के नीचे। तो अगर साथ साथ में क्लियर करते जाए कि सर इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला जो मेन हेड है वो कौन सा है? वो आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के नीचे 3 चीजें, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व एंड सरप्लस और एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट क्या? शेयर वारंट।
उसके बाद एक और चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर थोड़ा सा आपको करवा देता हूँ। सेकंड हेड में लिखा शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज करेंगे? मान लीजिए मैंने शेयर इशू कर रखे हैं और एक शेयर का प्राइस जो है ना वो 10 रुपए, तो मैंने कहा जी आपको इकट्ठे 10 देने की जरूरत नहीं है, जिन जिन बंदों ने भी अप्लाई करना है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए 3 रुपए। तो सभी ने जितने भी शेयर अप्लाई किए होंगे हर एक ने 3-3 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन मनी मुझे क्या हो गई, रिसीव। 31 मार्च से पहले क्या रिसीव हुई, तो मैंने लिखा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बट पेंडिंग क्या अभी तक मैंने उनको शेयर अलॉट नहीं किए, तो पेंडिंग में क्या अलॉटमेंट, तो बना क्या शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और पेंडिंग क्या अलॉटमेंट। आई होप यहां तक पूरा क्लियर होगा आपको। आगे देखिए, ये तो आ गया हमारा शेयर होल्डर वाला पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, ऑनर्स वाला पार्ट। अब चले जाएंगे किसके पास, लाइबिलिटी का, जो सर पे पक्के पक्के बोझ हैं, जिनको बदले में पक्का क्या रिटर्न देनी ही पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं। तो सबसे पहले लाइबिलिटी दो तरह की, एक होगी नॉन करंट और एक क्या करंट लाइबिलिटी। चलिए पहले नॉन करंट लाइबिलिटी, एक नया हेड आ गया कौन सा, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी जो 12 मंथ बियॉन्ड 12 मंथ उसके बाद जाके पे करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 4 चीजें हैं। पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि लिखना कैसे है, उसके बाद वो ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसको जल्दी से क्या पूरी तरह से फिट कर पाओगे कि कौन सी चीज कहां पे कैसे लिखी हुई है। देखिएगा, सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटी। देखिए, अब जब फंड वाली बात होगी, अब मुझे और पैसों की जरूरत है, मैं पब्लिक के पास भी जाऊंगा, मैं बैंक के पास भी जाऊंगा, मैं कहूंगा जी मुझे फंड प्रोवाइड कीजिए, बदले में आपको मैं जो टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा वो मैं आपको रेगुलर इंटरवल पे क्या पे करता जाऊंगा। तो इसमें बैंक के पास अगर चले जाएं और बैंक से कहें जी मुझे 10 साल का 5 साल का लोन चाहिए, तो फिर वो कौन सी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हम पे कब करने जा रहे हैं, 5 साल में 10 साल में, तो ये लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी हुई, नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर अगर मैं लोन की वापसी कर दूं तो फिर तो लॉन्ग टर्म नहीं रहा, वो कौन सा रहा, शॉर्ट टर्म। तो मैं लिखते हैं कैसे, तो मेरे नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहली चीज आई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। एक ऐसी बोरिंग्स जो मैंने लोन तो ले लिया लेकिन उसकी वापसी कई सालों बाद करूंगा, उसे बोलेंगे लॉन्ग टर्म अपना बोरिंग्स। दूसरा आ गया, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिर ट्रिक बता के आपको बिल्कुल इजी कर दूंगा। उसके बाद आ गया डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। देखिए, अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनेगी, हमने जो जो एक्सपेंसेस किए होंगे, जिस तरीके से मैंने अकाउंटिंग के तौर पे तो पूरी तरह से उसे कवर किया और मेरा प्रॉफिट भी आ गया। बट आपको पता है कि जो टैक्स जो है ना, गवर्नमेंट जो टैक्स के अकॉर्डिंग, टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए कुछ खर्चे मैंने कुछ ज्यादा लिखे होंगे या कम, जैसे मान लो कोई डेप्रिसिएशन है, मैं मानता हूँ कि डेप्रिसिएशन मेरी लगी इस साल 20%, 25%, लेकिन इनकम टैक्स रूल में सारी डेप्रिसिएशन गिवन है कि इतनी डेप्रिसिएशन लगानी चाहिए, तो उस वजह से मेरे प्रॉफिट्स में क्या आएंगे, मिसमैच आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा भी आ सकता है और प्रॉफिट क्या कम। मान लीजिए मेरा प्रॉफिट जो है ना वो अकाउंटिंग में मान लिया 1 लाख आ गया, लेकिन इनकम टैक्स रूल के हिसाब से कितना आया, मान लीजिए 150 आया, तो टैक्स वाले तो कहेंगे भाई प्रॉफिट तो ज्यादा आपने कम दिखा रखा, तो इसका मतलब आपने टैक्स भी कम पे किया होगा, तो जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है उसके ऊपर भी टैक्स पे करना होगा, तो उसे बोलते हैं क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, क्लियर। अगर मान लीजिए मेरा प्रॉफिट ज्यादा और टैक्स वाले रूल से कम आ जाए, तो इट मींस मैंने ज्यादा टैक्स पे कर रखा होगा, फिर मैं गवर्नमेंट से क्या वो टैक्स वापस लूंगा, तो फिर उस टाइम पे मेरी वो एसेट बनेगी, लेकिन इस टाइम पे क्या, इस टाइम पे मेरी बनी क्या, वो लायबिलिटी। तीसरा आ गया हमारा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। मान लीजिए मैंने पब्लिक से डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा किया 1 लाख, और मैंने कहा पब्लिक से कि जब मैं 5 साल बाद आपका पैसा वापस करूंगा ना, तो 1 लाख के ऊपर आपको 20,000 में एक्स्ट्रा पे करूंगा। तो यार 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे करना, तो क्या वो आज ही पे करोगे, नहीं, ठीक उस 10 सालों बाद, तो वो भी पे करना, मेरे सर पे क्या लाइबिलिटी, उसका नाम क्या रखा मैंने, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। लास्ट में आपका रहा क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आप अपने एम्प्लॉइज के लिए रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ फंड बना, मतलब रेगुलर इंटरवल स्टार्टिंग करते जाओगे, फंड बनाते जाओगे, और जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आप अपने एम्प्लॉइज को कोई ग्रेचुटी, कोई किसी भी तरह का फंड उनको प्रोवाइड करोगे। तो फंड जो है वो धीरे धीरे आप बना रहे हो ना, लगातार क्या बनती जा रही है, प्रोविजन, हर साल प्रोविजन बना रहे हो उसके लिए। तो वो प्रोविजन कौन सी बनी, तो वो प्रोविजन है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस चलेगा जब तक एम्प्लॉइज की क्या ना आ जाए, रिटायरमेंट ना आ जाए। तो बिल्कुल ईजी, नॉन करंट लायबिलिटी में 4, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और क्या अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लास्ट देखिए करंट लायबिलिटी, उसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से सारी चीजें उसी टाइम क्या कवर करोगे। अब आ गया करंट लायबिलिटी, एक ऐसी लायबिलिटी जिसको मैं विद इन 12 मंथ अजम्पशन के तौर पे विद इन 12 मंथ में क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा। लीजिए मैंने कौन सी बोरिंग की, अब मैंने की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब लोन तो मैंने ले लिया, लेकिन विद इन 12 मंथ में क्या कर दूंगा उसको वापस, तो होगी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। फिर आ गया ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल क्या चीज है, ट्रेड पेबल के अंदर आएंगी 2 चीजें, एक तो आएगा क्रेडिटर और एक क्या बिल्स पेबल। मान लीजिए मैंने किसी सप्लायर से कोई चीज परचेज की, तो मैंने उस सप्लायर से कहा कि कुछ टाइम बाद मैं आपको पैसे दूंगा, तो जितने सप्लायर से मैंने सामान परचेज किया उनको पेमेंट करनी है अभी तक, तो मेरे सर पे क्या लायबिलिटी, तो वो जो लायबिलिटी मेरे सर बनी, तो क्या 2, 3, 4 मंथ के अंदर उसको वापस करने पड़ेंगे पैसे।
तो वो मेरी लाइबिलिटी कौन सी है, हमारी करंट लाइबिलिटी। तो जिनको पैसे देने तो उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर्स, क्योंकि मैंने उनसे सामान परचेज किया हुआ है, उनको बदले में कुछ टाइम बाद पेमेंट करूंगा, उनका नाम क्या, क्रेडिटर्स। अच्छा, फिर कुछ सप्लायर बोले कि नहीं सर हमें लिख के दो कि आप इतने टाइम में पेमेंट कर दोगे, तो मैंने एक बिल के ऊपर लिख दिया कि मैं आपको 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आपके पैसे वापस करने वाला हूं। तो इसका मतलब इस बार पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको बिल दिया मैंने कि ये ले एज ए सिक्योरिटी अपने पास रख ले। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस बिल से एक ही चीज हुई, क्योंकि जब मैंने सप्लायर से सामान परचेज किया उसी के कारण या तो क्रेडिटर्स बने या तो क्या, बिल्स पेबल बने। तो उनको अगर इकट्ठा मैं लिख दूं तो आएगा क्या, ट्रेड पेबल्स। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई और करंट लाइबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एक ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट करनी चाहिए लेकिन हमने अभी तक की नहीं, तो वो कौन सी लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, समय से पहले कोई भी इनकम मेरे पास अगर आ जाए तो फिर वो कौन सी लाइबिलिटी बनेगी, अदर करंट लाइबिलिटी। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, मुझे पता है कि टैक्स तो पे करना ही है, डिविडेंड भी पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं, क्योंकि वो बार बार उसी टाइम पे करने पड़ेंगे, साल दर साल पे करने पड़ेंगे, तो उसके लिए जो मैं प्रोविजन बनाऊंगा वो प्रोविजन कौन सी होगी, प्रॉफिट से कुछ पैसे निकाल के कहां डाल दूंगा, प्रोविजन में। और वो प्रोविजन कौन सी, वो है हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आई होप यहां तक आपको पूरा क्लियर होगा। अब मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से ना बैलेंस शीट आपकी एक ही मिनट में क्लियर। देखिएगा जरा, आपने एक वर्ड याद कीजिएगा, सिर्फ एक ही वर्ड, जिसका नाम है स्टॉस, STOS। जब हमने स्टॉस वर्ड याद कर लिया, देखिए कोई इतनी लंबी बैलेंस शीट अगर एक वर्ड याद करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ मैं एक वर्ड याद करूंगा, STOS मतलब स्टॉस। जब मैंने स्टॉस वर्ड याद किया तो मुझे ना करंट लाइबिलिटी के अंदर जो 4 चीजें है ना वो पूरी तरह से क्लियर होगी। STOS, S का मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, T का मतलब ट्रेड पेबल, O का मतलब अदर करंट लाइबिलिटी और S का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब इसमें S भी 2 है, कहीं ऐसा ना सर उल्टा सीधा लिख दें। देखिए सबसे पहले एक चीज देखिए, सबसे पहले बोरो करोगे ना, फंड लेके आओगे कंपनी में, फंड से फिर काम करोगे, काम करने के बाद क्या, प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स के बाद क्या, प्रोविजंस बनेगी। तो क्या आपको लगता नहीं कि प्रोविजन लास्ट में आना चाहिए, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऊपर, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म क्या, प्रोविजंस। देखिए बिल्कुल इजी हो गया ये चीज 4। क्या इन 4 चीजों से क्या मैं इसको भी कवर कर दूं, नॉन करंट लाइबिलिटी को। देखना यार, अगर मैंने यहाँ पे स्टॉस वर्ड याद कर लिया तो मुझे पता शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ऊपर चला गया तो ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, यहाँ पे शॉर्ट और यहाँ पे क्या, लॉन्ग। अच्छा यहाँ पे टी वर्ड है, टी का मतलब ट्रेड पेबल, तो यहाँ पर तो है ही नहीं ट्रेड पेबल, तो यहाँ पे टी हम लिखेंगे टैक्स के लिए, कौन सा टैक्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी के लिए। आगे आ गया ओ का मतलब अदर करंट लाइबिलिटी, ये करंट वो क्या, नॉन करंट, तो ये बन गया अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। लास्ट में हमारा क्या, एस का मतलब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अगर यहाँ पे शॉर्ट तो वहां पे क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो देखिए जो मेन हेड हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर की 4 चीजें वो भी हमें याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल स्टॉस से हम याद कर लेंगे कि करंट लाइबिलिटी के नीचे हमने याद कर रखा स्टॉस जब हम पूरा पता तो उसको उल्टा के करके क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी। और ये वाला पोर्शन तो हमारे दिमाग में शुरू से है कि शेयर होल्डर के बारे में जब बात करेंगे तो शेयर होल्डर फंड के नीचे यहाँ तो उसकी शेयर कैपिटल आएगी और प्रॉफिट और रिजर्व किसके हैं, शेयर होल्डर्स के, तो उसके साथ जोड़ दो। 2 चीजें सिर्फ आपने याद करनी है, कौन सी, कि ये वो वाले शेयर्स हैं जिनके बदले में वारंट जारी किया, अभी शेयर इशू नहीं किए पर मनी आ चुकी है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट क्या, शेयर वारंट। और एक क्लास वाला हमारा क्या, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, 31 मार्च तक अकाउंट्स बन गए, एप्लीकेशन मनी आ चुकी है लेकिन शेयर अलॉट नहीं किए अभी तक। तो सिंपल बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उसमें तो कोई भी पंगा है नहीं, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बैलेंस शीट कवर करवाई। कौन सा वर्ड याद रखोगे, सिर्फ स्टॉस वर्ड। चलिए अब कोई लिखने में दिक्कत नहीं, अब मैं आपको करवाऊंगा एसेट साइड, ये हमारी आगे कौन सी, लायबिलिटी साइड, वर्टिकल चलेगी, इसी के नीचे क्योंकि जगह कम है, इसी के नीचे मैं क्या लिखूंगा, एसेट्स लिखूंगा, और वो भी आपको सिंपल तरीके से करवाऊंगा, कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ लायबिलिटी में आपने क्या याद किया, सिर्फ एक स्टॉस वर्ड याद किया, उसे करंट लायबिलिटी की 4 चीजें कवर और अपनी नॉन करंट की भी 4 चीजें कवर, और शेयर होल्डर फंड तो शुरू से हमारे दिमाग में। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, अब मैं आपको सिखाऊंगा, अब आगे भाई नॉन करंट एसेट्स, लायबिलिटी के बारे में बात होगी। अब बात करें किसके बारे में, नॉन करंट एसेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अरे देखिए जैसे नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें थी, उसी तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमको पहले 4 चीजें याद करवाऊंगा। कैसे, देखिए 2 तरह की हमारी एसेट्स हैं, आपको पता ही है, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में 2 तरह की एसेट्स, एक तो क्या टेंजिबल और दूसरी क्या इनटेंजिबल। देखिए अब हमने फिक्स एसेट स्टार्ट किया,
तो फिक्स एसेट्स में मैंने आपसे कहा कि अब AS10 का जो नाम है वो लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने आपसे कहा जी जो फिक्स एसेट्स है ना वो दो तरह की है। वो फिक्स एसेट्स, वो मेरी संपत्ति जिसको मैं इसलिए परचेज कर रहा हूं कि उसको लंबे टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए बिजनेस करने के लिए मुझे लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ये सारी चीजें मैंने क्यों परचेज की, क्योंकि बिजनेस को क्या रन करना चाहता हूं, इसको मैं लंबे टाइम के लिए यूज करूंगा। तो इसीलिए है तो मेरी संपत्ति, इसलिए मैं इसको कौन सी संपत्ति बोलूंगा, फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में ना दो तरह की कैटेगरी आ गई, एक आ गई हमारी टेंजिबल और एक क्या, इंटेंजिबल। जिन एसेट्स को हम देख पाएंगे, सॉरी छू पाएंगे, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में होगी उसे हम बोलेंगे क्या, टेंजिबल। और जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजें। देखिए ये मैं चीज मान के चल रहा हूँ कि आपको एसेट लायबिलिटी सारी कवर है। आपको सिर्फ मैं एक याद करने का तरीका सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर हम ये चीज भूल गए कि यहाँ पे क्या चीज आएगी, वो चीज मैं सारी कवर कर दूंगा। मैंने कहा जब एसेट स्टार्ट है, एसेट्स में मैंने आपसे कहा कि फिक्स एसेट से स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर दो है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो मैंने लिखा टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी सारा कुछ आ गया। इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी क्या, गुडविल, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ये सारा कुछ आ गया। अच्छा देखिए, ये अगर ये दोनों एसेट्स हमारी अगर बनी पूरी तरह से कंप्लीट है तो मैंने लिखा टेंजिबल और इंटेंजिबल। अगर मान लीजिए मेरी टेंजिबल एसेट ना अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मान लो मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं, मेरी बिल्डिंग बनने जा रही है, अगर तो बिल्डिंग बन गई है तो वो मेरी टेंजिबल में आ गई। अगर बिल्डिंग अभी प्रोग्रेस में है, प्रोसेस में है, तो फिर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए ये भी हम याद नहीं करेंगे, हम कहेंगे जी सीधा फिक्स एसेट दो तरह की, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। ये वो एसेट जो पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर मेरी टेंजिबल एसेट्स में कुछ कमी है, अभी तक कुछ प्रोसेस बाकी है, तो उसको मैं क्या लिखूं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो हो गया टेंजिबल के लिए। अब आप कहेंगे सर अगर इनटेंजिबल एसेट्स भी अगर प्रोसेस में हुई, अगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी ये वाली जो इनटेंजिबल एसेट है ना, इनटेंजिबल एसेट्स, ये ना अंडर डेवलपमेंट है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, अंडर डेवलपमेंट। देखिए चार चीजें बिल्कुल आसान। फिक्स एसेट्स हमने स्टार्ट किया, तो पहले मैंने आपसे कहा जी फिक्स एसेट्स में दो तरह की चीजें, टेंजिबल इंटेंजिबल, आपको अच्छे से पता है। दो चीजें इसके साथ ही ऐड कर लो, बनी अगर पूरी तरह से कंप्लीट है तो टेंजिबल, पूरी तरह से इंटेंजिबल कंप्लीट है तो इंटेंजिबल एसेट। अगर दोनों में कुछ प्रोसेस बाकी है, जैसे टेंजिबल में बाकी है, तो मैं लिखूंगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, की का काम अभी चल रहा है। अगर इनटेंजिबल एसेट्स अभी पूरी तरह बनी, जैसे मानो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अभी आधा बन के तैयार है, तो उसके प्रोसेस में भी टाइम है, तो उस इंटेंजिबल एसेट को मैं डाल दूंगा इंटेंजिबल एसेट अंडर क्या, डेवलपमेंट। अब बताइए चार चीजें बिल्कुल आसान। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद ना चार चीजें और याद करनी है आपने। इसके बाद अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसा हमने बाहर लगा रखा होगा लंबे पीरियड के लिए, जैसे हमने किसी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं कुछ, तो वो सारी चीज किसमें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। यहां तक आप देखना पहले जरा। फिर उसके बाद में आपको करंट एसेट्स का, इसमें तीन चीजें और आएंगी पहले। फिर उसके बाद में आपको करंट एसेट्स का जो जितनी भी चीजें हैं उसका एक शॉर्ट ट्रिक उसका बताऊंगा, पहले इतना देखिएगा जरा। चलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा उस टाइम हमने डेफर्ड टैक्स लिखा था, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। देखिए मैंने कहा था कि अगर प्रॉफिट जो हमारा इनकम टैक्स के हिसाब से बना, अगर तो हमने टैक्स ज्यादा पे कर रखा है, अगर हमने ज्यादा पे कर रखा है तो इट मींस गवर्नमेंट हमें वापस करेगी, तो वो मेरी क्या बनेगी, एसेट। तो मैं इसको याद रखूंगा क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए अगर मेरी कंपनी ने अगर किसी को लोन दे रखा है, किसी को एडवांस दे रखा है, तो इट मींस वो मेरी एसेट हुई, क्योंकि मैं उससे कल को पैसे क्या चार्ज करूंगा। लंबे टाइम के लिए दे रखा तो लिखूंगा क्या, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चलिए अदर नॉन करंट एसेट्स, कहता जी इसके अलावा अगर कोई एसेट बची रह गई तो किस में जाएगी, अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो देखिए याद करने का तरीका, मैंने फिक्स एसेट से स्टार्ट किया, तो मैंने कहा जी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेन आ गया इसका। इसके अंदर चार चीजें हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, और क्या इंटेंजिबल एसेट अंडर क्या, डेवलपमेंट। टेंजिबल जो पूरी तरह से तैयार है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, सॉफ्टवेयर, सारा कुछ तैयार है, तो क्या अपना इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में अगर थोड़ी सी प्रोग्रेस है, बाकी है, काम बाकी है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस।
अगर इनटेंजिबल एसेट कंप्लीट है तो इंटेंजिबल, अगर इसमें भी कोई प्रोसेस बाकी है तो इनटेंजिबल एसेट अंडर क्या, डेवलपमेंट। तो चार चीजें बिल्कुल ही आसान, ये चार चीज आप याद कर लीजिए कि नॉन करंट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर आगे हमारा डेफर्ड टैक्स क्या, उसके बाद क्या लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस यानी अदर नॉन करंट एसेट्स। अब मैं आपको समझाऊंगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखना सबसे पहले लिखा जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा गया, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप लिखोगे इन्वेंट्री। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको पहले बताता हूं। आप ना सिंपल एक वर्ड याद कर लीजिए, ऑस्टिक। ऑस्टिक, जब ओएस मैंने कहा, ओएस के साथ सी का वर्ड एक याद बना, खुद एक चीज बनाइए कि हमें याद है ऑस्टिक, OSCTIC। जैसे मैंने लाइबिलिटी के लिए याद किया क्या, स्टॉस, उस स्टॉस को याद करने से हमारा क्या नॉन वाला पोर्शन भी कवर हुआ। तो इसमें क्या करेंगे हम, करंट एसेट्स को भी अगर सीक्वेंस में हमने लिखना है तो एक वर्ड याद कर लेंगे क्या, ऑस्टिक। तो देखना सी का मतलब हम लिखेंगे क्या, करंट इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब हम क्या लिखेंगे, आई का मतलब है इन्वेंट्री। टी का मतलब क्या लिखेंगे, टी का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल तो आपको पता ही है, जब कंपनी क्रेडिट सेल करेगी तो सामने वाले बंदे से पैसे भी चार्ज करेगी, वो कहेगा जी कुछ दिनों बाद देंगे, तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, डेटर। तो डेटर से क्योंकि पैसे चार्ज करने हैं, करंट एसेट्स को वैसे करंट एसेट क्यों बोला जाएगा, हर वो मेरी एसेट, हर वो मेरी संपत्ति जिसको मैं विद इन 12 मंथ किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो किस में कन्वर्ट होंगी, कैश में। तो ऐसी संपत्ति जिसको मैं कैश में कन्वर्ट जल्दी से जल्दी करना चाहता हूं, वो मेरी बनेगी करंट एसेट्स। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीका, ट्रेड रिसीवेबल में अब दो चीजें, वही चीजें, जब मैंने किसी को सेल की तो सामने वाले बंदे से पैसे चार्ज करूंगा, उसका नाम रखा मैंने डेटर। अच्छा मान लीजिए किसी के ऊपर भरोसा ना हो, मैंने कहा जी एज ए सिक्योरिटी मुझे कुछ दो कि इतने टाइम बाद पैसे दे दोगे, तो उसने उस बिल के ऊपर लिख के मुझे दे दिया कि 3 मंथ बाद पैसे दे देंगे, तो वो बिल मेरे पास एज ए सिक्योरिटी। तो ये डेटर और बिल रिसीवेबल बने कहां से, ये बने क्रेडिट सेल से। तो दोनों से मैंने पैसे एक टाइम पे किस में कन्वर्ट करना, इसको कैश में, तो ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल हमारा। उसके बाद आ गया जी सी भी हमारा कवर, आई भी कवर और टी भी कवर। उसके बाद आ गया 4 नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए जो कैश मेरे पास अभी पड़ा हुआ है वो मेरी संपत्ति है, और मुझे पता है हर वो चीज जिसको मैं कैश में कन्वर्ट करूं वो तुम्हें है ही मेरी करंट एसेट है। तो जो ऑलरेडी मेरे पास कैश पड़ा हुआ है वो भी मेरी क्या हुई, करंट एसेट। तो सी ये भी कवर हो गया। उसके बाद आ गया जी अगर हमने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए, ऑस्टिक का ऐसा तक पहुंच गए हम, अगर मैंने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन प्रोवाइड कर रखा है थोड़े पीरियड के लिए कि विद इन 12 मंथ में वो पैसे मुझे वापस करेगा, तो वो मेरी कौन सी एसेट हुई, वो मेरी करंट एसेट हुई। और लास्ट में आपका आएगा अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स मतलब मान लीजिए मैंने टाइम से पहले कोई खर्चा कर, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, समय से पहले अगर खर्च कर दोगे तो उतने टाइम के लिए आपकी क्या वो करंट एसेट। उसके बाद एक्रीड इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव, एक ऐसी इनकम जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं, तो कुछ ही दिनों में वो रिसीव हो ही जाएगी, तो मेरे लिए क्या बनेगी वो अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को याद करने का तरीका ऑस्टिक, नीचे से चलेंगे ऑस्टिक, OSC ऑस्टिक, TIC टिक। तो सी से हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेंट्री, टी से ट्रेड रिसीवेबल, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश और कैश के बराबर की चीजें, जो मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है वो भी क्या कैश ही है। उसके बाद लास्ट में है हमारा एस का मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, और लास्ट में ओ क्या, अदर करंट एसेट्स। तो देखिए बैलेंस शीट का जो पूरा हमने देखा चीज, देखिए बनाएंगे वर्टिकल, याद करने का बिल्कुल इजी तरीका, ट्रिक मैंने आपको बता दिए। अब आप बैलेंस शीट को पूरी तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, लिखिए, कोई भी चीज आपको मुश्किल नहीं आएगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट चाहती है इजी तरीके से मैंने समझाई आपको। तो अब इसके हेड सब हेड जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन अगर बैलेंस शीट का पैटर्न आप पूरी तरह सीख गए होंगे तो काफी हद तक आप सब हेड सब कर लेंगे। हेड मतलब जो उनके मेन हेड थे, जैसे इन चीजों के मेन हेड। तो अगली क्लास में मैं आपको हेड सब सारे क्लियर करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले बैलेंस शीट को एक बार पूरी तरह से कवर कर लीजिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।